हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माहिया पाठशाला स्कूल के अंदर। मैं राजेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने जो है सोशल साइंस का सेकंड चैप्टर 10वीं क्लास का नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत करी थी। पहला पार्ट मैं इसका पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि आज का जो ये वीडियो होगा वो पहले पार्ट का ही आगे का कंटिन्यू वीडियो होगा। ठीक है, तो एक क्विक रिविजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए, हमने जो है इसके अंदर चैप्टर स्टार्ट करा था, और चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ तो उसके भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से 1914-18 के बीच में जब ये युद्ध चला, और उस दौरान जो है क्योंकि भारत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करा था, प्रत्यक्ष तौर पे भारत का इसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं था, पर क्योंकि भारत जो है यूके की या आप कह लीजिए इंग्लैंड की जो है औपनिवेशिक कॉलोनी था, और उस वजह से जो है इंडिया को पार्टिसिपेट करना पड़ा। अब क्योंकि सेना नहीं थी तो यहाँ के किसानों को पकड़ पकड़ के जो है आर्मी के अंदर भर्ती करना पड़ा। इस वजह से हुआ क्या कि हमारे यहाँ पे फसलें पूरी तरीके से हो नहीं पाई। और जब ये युद्ध खत्म हुआ तो 1919 का जो टाइम पीरियड था, इस दौरान जो है अकाल पड़ गया, क्योंकि फसलें प्रॉपर हुई नहीं थी, है ना। और उसी समय इन्फ्लुएंजा फैल गया, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। और उस समय सरकार को जो है पैसा ज्यादा चाहिए था, इसलिए उन्होंने भारतीयों के ऊपर कर जो है वो अधिक से अधिक लगाना स्टार्ट करे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन जो है भारत के सामने बन गई थी। उसके बाद जब भारत इस दौरान जूझ रहा था ऐसी समस्याओं से, उसी दौरान एक नेता के रूप में उभरे जो थे महात्मा गांधी जी। और ये भारत आए, और इन्होंने आते ही भारत के अंदर जो है सक्सेसफुल मूवमेंट स्टार्ट कर दिए करना। एक हमने पढ़ा था चंपारण के बारे में, जब मैंने आपको बताया कि नील की खेती, तीन कटिया पद्धति के बारे में, कि नील की खेती होती थी। चंपारण का जो विद्रोह था उसको उन्होंने ढंग से इसको सफलतापूर्वक करा। उसके बाद में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में अपने बात करी थी, कि सूती मिल के अंदर जो है समस्या थी लोगों की, उसको महात्मा गांधी जी ने अच्छी तरीके से सोल्व करा। और खेड़ा सत्याग्रह, इन तीनों को जो है इन्होंने अच्छे से सक्सेसफुल करा। तो भारत के अंदर एक राष्ट्रीय राजनेता के रूप में जो है चेहरा बन के उभरे महात्मा गांधी जी। उसके बाद में हमने आगे पढ़ा कि किस तरीके से रॉलेट एक्ट आया था, जिसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था, कि इसके अंदर किसी को भी अंदेशा अगर आपको लगता है कि ये हानि पहुंचा सकता है, तो उसको जो है आप 2 साल तक हिरासत में रख सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई भी कोर्ट के अंदर कोई केस वेस कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और इसको लेके काफी ज्यादा जुलूस हुए, खास करके उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में भी आप बात करें तो खास करके पंजाब वाले क्षेत्र के अंदर ज्यादा ये इसको लेके जो है काफी जुलूस निकाले गए, और जुलूसों के ऊपर फायरिंग हुई। और दो जने मैंने आपको बताया था, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इनको जो है पकड़ लिया गया और पकड़ के जो है जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद तारीख आती है 13 अप्रैल, साल था 1919। और उस समय जो है बैसाखी का दिन था, लोग भाई इकट्ठा हुए और ये प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरीके से हमको छुड़वाना चाहिए। कुछ प्लानिंग कर रहे थे इसकी, कुछ प्लानिंग जो है बैसाखी का मेला मनाने आए थे। और उसी समय जनरल डायर आते हैं, और उन्होंने जो है अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट करी, जिसको आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बुलेट मार्क्स मैंने आपको बताए थे ये। और 100 साल होने पे भारत की जो सरकार है भाजपा की, उन्होंने ये अभी रिसेंट में उसको जो है मॉन्यूमेंट को कुछ इस तरीके से बना दिया है। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी खिलाफत आंदोलन की। मैंने आपको बताया ऑटोमन साम्राज्य जो था वहां पे खलीफा की सीट हुआ करती थी, इस्लाम की सबसे उच्च सीट जिसको अपन बोलते थे खलीफा की सीट, और उसको हटा दिया था। तो उसके खिलाफ जो है विद्रोह चल रहा था। तो दो भाई शौकत अली और अमानत अली, इन्होंने जो है ये मूवमेंट या आप कह लीजिए आंदोलन स्टार्ट करा, इसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। और इसके अंदर क्या करा, तो गांधी जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा, और उन्होंने जो है इसको असहयोग आंदोलन के अंदर मिला लिया। ठीक है, और 1922 में महात्मा गांधी जी ने जो है अन्य नेताओं के साथ मिलकर खिलाफत का समर्थन लिया, और उसके बाद में जो है खिलाफत आंदोलन को भी इसके अंदर मिला लिया। यहाँ तक की बात अपन कल कर चुके थे। आज अपन को बात करनी है असहयोग आंदोलन के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज अपन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं असहयोग आंदोलन। देखिए, अगर आप वर्ड देखें तो वर्ड क्या है, तो वर्ड है असहयोग। जब इसके अंदर मैंने लगा दिया तो ये आपको जो है नेगेटिव इंपैक्ट देगा, है ना, कि आपको नकारात्मक भूमि जो है बताएगा। सहयोग और असहयोग मतलब सहयोग ना देना। गांधी जी का ऐसा मानना था, गांधी जी ऐसा मानते थे कि क्योंकि अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। क्यों राज कर रहे हैं? क्योंकि हमने इनको जो है सहायता प्रदान करी है, इस वजह से ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले की क्लासों के अंदर कि बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध आपने पढ़ा होगा, प्लासी का युद्ध आपने पढ़ा होगा 1757 के अंदर, कि किस तरीके से मीर जाफर और ये सब मिल गए और उन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ दिया। और अंग्रेजों का साथ देने के बाद में अंग्रेज आज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। इस समय अगर आप बात करें तो अंग्रेज राज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज राज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानियों का सहयोग उनको प्राप्त है, इस वजह से वो राज कर रहे हैं।
तो गांधी जी चाहते थे कि इनका जो है सहयोग देना बंद कर दिया जाए। इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा असहयोग आंदोलन, कि हम जो भी अंग्रेजों को सहयोग देते हैं उस सहयोग को रोक दो, क्योंकि अंग्रेज राज कर रहे हैं हमारे सहयोग से। अब हमारे सहयोग से राज कर रहे हैं तो हम ऐसा क्या सहयोग दे रहे हैं उनको? तो हम उनको बहुत सारे सहयोग दे रहे हैं। जैसे हम उनकी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे थे, हम उनके कोर्ट के अंदर सजा सुना रहे हैं, जो भी फैसला चल रहा है तो वो कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो कोर्ट में जज उनके हैं। तो हम कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट या अंग्रेजी साम्राज्य, अंग्रेजी जो शासन है इनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। तो हमको वो सहयोग जो है रोकना था। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो सहयोग असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट करा ब्रिटिश शासन के खिलाफ। और इसके अंदर क्या करा गया? तो इसकी शुरुआत में सरकार द्वारा जो उपाधियां जितनी दी गई थी, जैसे नाइटहुड की उपाधि थी, है ना, ये उपाधियां जो है अंग्रेज सरकार जो देती थी भारतीय लोगों को, सबसे पहले उपाधियां लौटाना जो है इसकी स्टार्ट करी गई। और उसके बाद में सबको बोला गया, पुलिस को, अदालत को, स्कूलों के अंदर, कि इनका बहिष्कार करा जाए। भारत के लोगों को बोला गया कि जब हम भारत के अंदर खादी का कपड़ा बनाते हैं तो आप जो है बाहर के दूसरे कपड़े क्यों पहनते हैं? आप भारत के बने हुए कपड़े पहनिए, खादी कपड़े पहनिए। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कल की क्लास के अंदर, पिछली क्लास में, कि गांधी जी का जो व्यक्तित्व था वो इस चरम पे था कि लोग बाग उनकी बात मान रहे थे। और लोगों ने जो है बिल्कुल पूरी तरीके से जो है बहिष्कार करना इसका स्टार्ट करा। जितना भी सिविल सेवाओं में पुलिस, अदालत, विधान परिषद, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो है होना चाहिए। और इसी के बीच जो है ये चीजें स्टार्ट हुई। और असहयोग आंदोलन जो है 1920 के अंदर जाके स्टार्ट होता है। इसके बाद में अलग अलग चीजें होना स्टार्ट हुई। और जनवरी 2021 के अंदर असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो है ये पूरी तरीके से प्रॉपर पूरे देश के अंदर जो है इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया। अब हर क्षेत्र की अपनी अपनी कुछ ना कुछ समस्याएं थी, और हर उस असहयोग आंदोलन को अपनी अपनी तरफ से देख रहा था, है ना। जैसे अगर आप बात करें कि आजादी किसकी क्या है, तो अगर आप बात करें किसानों की, तो किसानों की आजादी थी कि अगर उनका ऋण कम हो जाए तो उनके लिए वो आजादी है ना। पुलिस वालों की आजादी क्या है? तो पुलिस वालों की आजादी थी ये थी कि अगर उनको अंग्रेजों के बराबर समान वेतन मिल जाए तो वो उनकी आजादी। तो सब अलग अलग तरीके से अपनी अपनी आजादी देख रहे थे, और उसी आजादी को देखते हुए सबने जो है गांधी जी का साथ देना जो है जरूरी समझा। और इसी के तहत यहाँ पे चीजें होना स्टार्ट हुई, हर जगह पे अलग अलग अलग। जैसे अगर अपन बात करें छोटे छोटे कस्बों के अंदर ये आंदोलन जो है किस तरीके से हुआ, तो देखिए जो मिडिल क्लास थी, जो मीडियम मध्यम वर्ग था, इन्होंने जो है सबसे पहले आंदोलन शुरू करा। और हजारों छात्रों, शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों ने जो है सरकार की जो स्कूल कॉलेज थी उसका जो है बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको सरकार की किसी भी स्कूल कॉलेज जो है उसके अंदर नहीं पढ़ना। वकीलों ने क्या करा? तो अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी। और आर्थिक मोर्चे पर जो है इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा, और लोगों ने जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, है ना। अब जैसे ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना स्टार्ट हुआ, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होना स्टार्ट हुआ, तो डिमांड किसकी बढ़ने लग गई? तो डिमांड बढ़ने लग गई जो भारत में बनने वाले खादी वस्त्र है, इनकी डिमांड बढ़ने लग गई। अब जैसे इनकी डिमांड बढ़ी तो इनका उत्पादन जो है वो भी बढ़ा, ठीक है। पर हुआ क्या कि जैसे ही मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ी उतनी हम सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। भाई देखिए, चीजें कब बराबर चलेगी कि आपकी जो मांग है उतना सामान अगर आपको मिल जाए तो बढ़िया है। पर अगर आप मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, सामान मिल नहीं रहा है, तो फिर कीमतें बढ़ती है ना। और मांग पूरी नहीं होगी तो फिर आप सोचोगे बोले ठीक है ना यार, कोई दूसरा पहन लेता हूँ, कोई दूसरी चीज ले लेता हूँ, है कि नहीं। तो वैसा ही सीन हुआ यहाँ पे भी, कि लोगों ने जो है अंग्रेजी कपड़े तो त्याग दिए, पर उनको खादी कपड़े एक तो महंगे थे, जो मैंने अभी आपको बात बताई, कि क्योंकि कीमत, जो मांग जितनी थी उतनी सप्लाई हो नहीं रही थी मार्केट के अंदर, तो इस वजह से कीमतें ज्यादा होने लगी। और फिर दूसरा क्या है कि अब इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं बन पा रहा था, है ना, कि आपको कपड़े पहनने ही पहनने हैं। तो इसलिए लोग बाग जो है धीरे धीरे करके चीजें स्टार्ट करी। अब लोगों को लगा कि धीरे धीरे करके आंदोलन जो है अपनी सीमा पे चला जाएगा और हमको जो है इन चीजों से आजादी मिल जाएगी, पर ये होता हुआ दिखा नहीं। अब आप शिक्षा का, अगर आप जैसे इसके अंदर अपन ने अभी बात पढ़ी कि लोगों ने जो है स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, अब आप स्कूल कॉलेज छोड़ के कब तक सर्वाइव करोगे? आपको जाना तो पड़ेगा ही, एक ना एक टाइम तो जाना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे करके वही हुआ यहाँ पे भी, है ना, कि इन्होंने जो छोड़े जरूर थे, पर धीरे धीरे करके सरकारी स्कूलों में लोग बाग वापस जाने लग गए, वकील वापस सरकारी अदालतों में शामिल हो गए, तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आंदोलन जो है ठंडा पड़ना स्टार्ट होने लग गया था, ठीक है। हर जगह अलग अलग चल रहा था। अगर आप बात करें कि देहात देहात में किस तरीके चल रहा था, तो देखिए किसान और जो ग्रामीण लोग बाग है, देखिए इसके अंदर नेहरू जी ने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। नेहरू जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। नेहरू जी ने गांव गांव गए, गांव गांव जा जाके जो है किसानों से बात करी, और सबने अपने अपने लेवल पे जो है यहाँ पे काम करना स्टार्ट करा। और यहाँ पे जो मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ कि सबको अलग अलग प्रकार की आजादी चाहिए, ऐसा ही देहात के अंदर सीन था। ग्रामीण इलाकों के अंदर जहाँ पे किसान आदिवासी थे, इनको ताल्लुकदारों से जो है आजादी चाहिए थी, इनको अंग्रेजों से मतलब नहीं है। इनके लिए इनका मुखिया कौन है? तो वो ताल्लुकदार, जमींदार, ये इनके मुखिया है। जमींदार का मुखिया राजा, और फिर राजा का मुखिया जो है वो अंग्रेज। इस लेवल का प्रोसेस था ना।
तो इनको जो आजादी चाहिए थी, इनको जमींदारों से आजादी चाहिए थी, जमींदार जो कर लगा रहा है उससे आजादी चाहिए थी। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो असहयोग आंदोलन है वो किन के खिलाफ है, तो जमींदारों के खिलाफ है। तो इन्होंने कहा भाई अपन कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, सबने मिलकर डिस्कस करा कि भाई अपन कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन्होंने कहा देखो जितने भी जमींदार है, अब जमींदार के अंदर क्या है, तो देखिए जमींदार के लिए अभी तो देखो जाति बन गई है, पर पहले जो है ये व्यवसाय हुआ करता था। जैसे धोबी का जो है व्यवसाय हुआ करता था कि भाई कपड़े धोना, प्रेस करना, ये सब धोबी का व्यवसाय था। नाई का व्यवसाय था कि भाई वो बाल काटना, और ये सब नाई का व्यवसाय था। तो अब जितने भी जमींदार हैं उनके धोबी हुआ करते थे जो कपड़े धोते थे, उनके नाई हुआ करते थे जो बाल काटते थे। तो इन्होंने कहा कि भैया हम हमारी सेवाएं देना जो है जमींदार को बंद कर रहे हैं। ये हमारा असहयोग आंदोलन है कि हम जमींदार को सहयोग ही नहीं करेंगे। ना नाई ने कहा कि भाई हम जो है बाल काटने में किसी में सहयोग नहीं करेंगे, धोबी ने कहा कि हम कपड़े धोने में सहयोग नहीं करेंगे। तो हमारा जो असहयोग आंदोलन होगा जमींदारों के खिलाफ वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और यही इसके अंदर लिखा हुआ देखो, किसान आंदोलन जो है ताल्लुकदार और जमींदारों के खिलाफ शुरू हुआ, जो कई लगान और अन्य चीजें लेते थे। इसमें राजस्व कमी, बेगार की समाप्ति। देखिए बेगार भी एक टर्म है, बेगार मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बेगार क्या होता है, अगर अपन बात करें बेगार की, है ना, एक बड़े अच्छे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पड़ोस में एक आंटी जी रहती और उन्होंने आपको जो है 10 रुपए दिए और कहा कि बेटा 8 रुपए का जो है सामान ले आना। अब आप खुशी खुशी लेने चले गए 8 रुपए का सामान, और आपके मन में कहीं ना कहीं ये भाव है कि ये 2 रुपए जो बचे हैं ना, ये आंटी जी मुझे वापस दे देगी, कि बेटा ये तू चॉकलेट के लिए रख ले, रख ले, वो रख ले। पर जैसे ही आपने 8 रुपए का सामान आंटी जी को वापस दिया, आंटी जी ने जो है 2 रुपए ही मांग ली कि बेटा वो 2 रुपए देना वापस, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि आपने पूरा काम करा पर आपको उसका पैसा नहीं मिला। यही बेगार हुआ करती थी। बेगार के अंदर क्या होता था कि जमींदार जो है काम करा लेते थे और काम के बदले जो है वो उनको पैसा नहीं देते थे, पैसा नहीं मिलता था, उसको बोलते थे बेगार, ठीक है। आज भी आप देखना आपके घर के अंदर आप लोगों के काम करते रहोगे तो घर वाले बोलते हैं यार क्या ही बेगारी कर रहा है ना। तो बेगारी करना, बेगार करना यही है ना। ये बेगार वर्ड आप काफी बार सुनोगे, तो ध्यान रखना बेगार के बारे में क्या है। तो ये बेगार समाप्त करनी थी, है ना, कि जमींदार जो है किसी भी किसान को पकड़ के अपने घर के काम करा देता था। तो वो नहीं चाहते थे कि बेगार की भी समाप्ति हो। इस वजह से जो है ये चीजें होना स्टार्ट हुई, और इनके जो मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रोसेस जो है वो चलते थे, ठीक है। और क्या हुआ, तो ये मैं आपको बता रहा, जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, तो 1920 जून के अंदर जो है गांव गांव गए और वहां पे जाके जो है किसानों से संपर्क करा। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है, क्योंकि देखिए कोई भी आंदोलन जो है वो बिना जनता के सपोर्ट के नहीं हो सकता, जनता का समर्थन जरूरी है, और जनता का समर्थन जरूरी है तो जनता से अपील करनी पड़ेगी। अब उस समय व्हाट्सएप, फेसबुक ये तो थे नहीं कि आप मैसेज भेज दो, तो आपको जा जाके जो है अपील करनी पड़ती थी कि आप हमारा समर्थन करें। और जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गाँव के अंदर जा जाके उनकी शिकायतों को जो है समझा, और उन्होंने कहा कि भाई आप बताएं किस तरीके से प्रॉब्लम है। और एक अवध के जो लोकल स्थानीय नेता थे जिनका नाम था बाबा जो है रामचंद्र, और इन्होंने जो है नेहरू जी का साथ दिया, और इन्होंने जो है अवध किसान सभा की स्थापना करी। और ये अवध किसान सभा इतनी फेमस हुई, अवध, अवध वाला रीजन मतलब यूपी वाला जो रीजन है ना, यूपी बिहार वाला जो रीजन है अवध वाला, ये वाला रीजन, यहाँ पे ये अवध किसान सभा इतनी फेमस हुई कि यहाँ पे जो है 1 महीने के अंदर अंदर इनकी जो है 300 ब्रांचें खुल गई, ठीक है। अब जैसे ही 300 ब्रांचें खुल गई तो सबको ये लगा कि गांधी जी जो है अब हमको आजाद करा देंगे। और धीरे धीरे करके अब देखिए क्या है कि है ना, उत्पाती लोग बाग ज्यादा जुड़ जाते हैं इसके अंदर। अब यही हुआ अवध किसान सभा के अंदर, क्या हुआ कि किसान सभा तो स्थापित हो गई, पर 1921 के अंदर जो किसान आंदोलन ताल्लुकदार व्यापारियों के खिलाफ चल रहा था, उन्होंने उनके घरों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। जबकि गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या कहती है, गांधी जी का विचार ये था कि ये जितना भी आंदोलन होगा ये हिंसक नहीं होगा, अहिंसक आंदोलन होगा। पर यहाँ पे धीरे धीरे करके हिंसा होना स्टार्ट हो गई, बाजारों को लूट लेने लग गए, है ना, और ये काफी अनाज बोर्ड पे जो है इन पे कब्जा कर लिया, और काफी ज्यादा हिंसा होने लग गई थी। तो ये हिंसा की वजह से जो है फिर गांधी जी का मन थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था कि ये आंदोलन हमको चलाना है नहीं चलाना है। तो ये सारी चीजें जो है उस समय चल रही थी, ठीक है। उसके बाद में एक और ये चीज 1920 के अंदर ही बात है, ये सारा क्योंकि देखिए एक समय में चल रहा है। अगर आप बात करें भारत की, तो देखिए भारत के अंदर नॉर्थ के अंदर जो है पूरा अपन ने आंदोलन पढ़ लिया, साउथ के अंदर भी जो है गुरिल्ला विद्रोह चल रहे थे। और गुरिल्ला विद्रोह करने के लिए बड़े फेमस एक इंसान जिनको आपने नाम सुना होगा शायद, इनका नाम अल्लूरी सीतारमन राजू। और ये जो है इन्होंने आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में जो है उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन का मतलब होता है छापामार पद्धति। छापामार पद्धति क्या, कि पेड़ों के अंदर छुप छुप के लड़ते हैं एकदम फेस टू फेस। एक तो आपने जैसे युद्ध देखे होंगे ना मूवी के अंदर, कि इधर से एक राजा की टीम आ गई, उधर से राजा की टीम आ गई, और दोनों आपस में लड़ने लग गए। एक तो ये होता ही है, एक होता है छापामार पद्धति कि भाई छुप छुप के लड़ना, है ना, पेड़ों के ओट में छुप गए और जैसे गुफाओं के अंदर छुप गए, फिर बाहर निकले, फिर आके जो है दुश्मन को मारा।
उसको बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध। तो ये गुरिल्ला युद्ध इस प्रकार से करते थे, ठीक है, क्योंकि हुआ क्या कि जो लोग बाग थे उन्होंने क्या करा, जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश शासन था, उन्होंने क्या करा कि जो वन अधिकार होते हैं वो वन अधिकार धीरे धीरे करके जो है आदिवासी लोगों से छीनना स्टार्ट कर दिए थे, है ना, कि जैसे आप कोई भी पेड़ जो है वो कितना काटोगे, कितना नहीं काट सकते आप, कितना जो है जैसे झूम खेती होती थी, झूम खेती पर रोक लगाना स्टार्ट कर दी। आप जो है इनके फल फूल जो है इनको आप यूज नहीं कर सकते थे, आप ले नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को जो है इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिए। और आदिवासियों को ऐसा लगता था कि जंगल जो है वो उन्हीं का है ना, वो जंगल को अपना घर मानते थे। अब कोई उनसे उनका घर छीनेगा तो आदिवासी तो परेशान होंगे ही। और यही चीज हुई यहाँ पे कि आदिवासी जो है यहाँ पे परेशान होना स्टार्ट करे, क्योंकि जो वन कानून था वो बहुत ज्यादा प्रतिबंधित था। और इस वजह से जो है वहां के लोगों ने जो है पहाड़ी लोगों ने जो है विद्रोह करना स्टार्ट करा, और जिसका नेतृत्व कर रहे थे अल्लूरी सीतारमन राजू, ये आपको दिख रहे होंगे, अल्लूरी सीतारमन राजू, इन्होंने उसका जो है नेतृत्व करा। और उन्होंने जो है कई बहुत सारी जो है इनकी अंग्रेजों को हानि पहुंचाई। बाद में इनको पकड़ के फिर फांसी दे दी गई थी, पर इन्होंने एक बहुत बड़ा विद्रोह जो है वो चलाया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें बगानों की, है ना, बगान किसको बोलते हैं, प्लांटेशन बगान, जैसे चाय के बगान आपने सुने होंगे, है ना। देखिए एक तो होती है छोटी खेती, छोटी खेती मतलब कि आपने देखा होगा जो अपन गांव में करते हैं कि आपका एक खेत है, उस खेत के अंदर आप खेती कर रहे हो। एक होता है बगान, बगान मतलब बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया जहां पे एक कमर्शियल क्रॉप यानी कि आप कह लीजिए व्यवसायिक फसल की जिसमें खेती करी जाती है। इस बगानों के अंदर आपका परिवार खेती करेगा नहीं, है ना। जैसे अभी आप अगर घर पे गेहूं उगाते हैं तो गेहूं के अंदर क्या होगा कि अपना पूरा परिवार अपन इंक्लूड हो जाते हैं, पूरा परिवार उसके अंदर खेती करता है। पर बगान के अंदर पूरा परिवार इंक्लूड नहीं होगा, आपको बाहर से जो है लोग बाग बुलाने पड़ेंगे, जैसे चाय के बगान आपने सुना होगा, ठीक है। तो वही अब अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, तो अपन ने देखा कि कस्बों के अंदर किस तरीके से चल रहा था। तो अपने कहा कस्बों के अंदर जो है लोग बागों ने बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया था, कस्बों के अंदर अपन ने पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़ा, कस्बों का पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा कि देहात में कैसा चल रहा था। तो हमने कहा देहात के अंदर भी हमने पढ़ लिया कि भाई देहात के अंदर जो है लोगों ने अवध किसान सभा वाली जो अपन ने बात करी, और जो किसान आंदोलन चल रहे थे कि भाई हमको जो है ऐसे नाई धोबी, इन्होंने जो है कहा कि भाई हम सहयोग देना बंद कर देंगे ताल्लुकदारों को। उसके बाद हमने कस्बा पढ़ लिया, हमने देहात पढ़ लिया, हमने जो है जंगलों वाला सीन पढ़ा कि जंगलों के अंदर जो है अल्लूरी सीतारमन राजू वाला जो भी हमने इंसिडेंट पढ़ा। तो ये तीन जगह जो पूरे भारत की कवर हो जाती है, जिसके अंदर की तीन जगहों पे क्या चल रहा था। ऐसी ही अब एक जगह जो कि उत्तर पूर्वी भारत यानी नॉर्थ ईस्ट वाला जो भारत है, जिस जहां पे बगान ज्यादा है, चाय के बगान जहां पे ज्यादा है, जैसे अगर आप बात करें असम वाला जो क्षेत्र है वहां पे क्या हालत चल रही थी, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो बगान के अंदर जो स्वराज चल रहा था उसके अंदर हुआ क्या, तो अभी जो है बगान के अंदर हुआ क्या कि एक एक्ट आया था इनके जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, है ना, अंग्रेज लेके आए थे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। कानून था, एक इमिग्रेशन कानून था। और इस कानून के अंदर क्या था, तो इस कानून के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि कोई भी किसान जो है बिना परमिशन के, बिना अंग्रेजी अनुमति के आप बगान छोड़ के जो है नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये एक्ट के अंदर लिखा होता है कि अगर आप इस बगान के अंदर काम कर रहे हो, अंग्रेजों के अंडर काम कर रहे हो, तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा, आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये एक्ट आया, और जैसे ही असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, जैसे ही असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो फिर हुआ क्या कि इन बगान के अंदर जो मजदूर काम करते थे तो उनको ऐसा लगा कि अब तो हमको आज़ादी मिली गई है, और क्योंकि गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला दिया है तो हमको जो है अब आज़ादी मिल गई है। तो उन्होंने क्या करा, सारे सारे इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होकर उन्होंने जो है एक साथ बगानों से जो है वो निकल गए। जैसे ही बगानों से निकले, अंग्रेजों को मालूम पड़ा कि भाई इस तरीके से हरकत करी गई है, तो अंग्रेजों ने क्या करा, उनको आगे जाके घेरा, घेर के साथ में उनको बहुत बुरी तरीके से मारा, उनके साथ में बहुत ज्यादा मारपीट करी गई, उनको वापस जो है बगान के अंदर भेज दिया गया। तो बगान के अंदर लोग बागों को लगा था, पर ये इनका सक्सेसफुल जो है वो हो नहीं पाया। आखिरकार 1922 के अंदर एक शांतिपूर्वक मार्च जो है वो निकाला जा रहा था, जिसपे पुलिस ने फायरिंग करी, और उस समय जो है भीड़ जो है काफी ज्यादा उकसाई, और उकसाई भीड़ ने क्या करा, गोरखपुर के पास में एक जगह है जिसका नाम है चोरी चौरा, और यहाँ पे जो है इन्होंने पूरा का पूरा पुलिस थाना जला दिया भीड़ ने। अब क्योंकि गांधी जी का जो मोटिव था, गांधी जी का जो मूल मंत्र था आंदोलन का, वो था अहिंसक। पर जैसे अभी हमने पढ़ा कि देहात में भी घटनाएं होना स्टार्ट हो गई थी हिंसक, है ना, कि मार्केट लूट लिया था पूरा और घर जला दिए थे। एक इंसिडेंट फाइनल ये हो गया
तो जब ये चोरा चोरी वाला इंसिडेंट हुआ कि पूरा पूरा पुलिस थाना जला दिया, तो गांधी जी काफी आहत हुए और गांधी जी ने कहा कि भाई मुझे इस तरीके से आंदोलन नहीं करना। और इस वजह से जो है गांधी जी ने इस आंदोलन को जो है खत्म कर दिया 1922 के अंदर। जो आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या करा है, जहां पे वो इंसिडेंट हुआ था उसके तहत एक शहीद स्मारक भी बनाया है, जिसके अंदर कुछ लोग शहीद हुए थे। उसके अंदर भी देखिए, गांधी जी के बारे में अगर आप समझो ना, अभी अपन गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, आप उसके अंदर ये चीज पढ़ोगे, जैसे सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट है। इसके अंदर होता क्या है कि गांधी जी आंदोलन को एक पीक पे लेके जाएंगे और फिर वहां ले जाके खत्म कर देंगे। ठीक है। देखो क्या है, गांधी जी का ऐसा विचार था कि अगर हम इस पीक पे ले जाके आंदोलन को खत्म कर देंगे, तो जो लोग बाग है, आंदोलनकारी जो है, उनके मन में थोड़ी सी टीस रह जाएगी कि अगर थोड़ा सा और करते तो आजादी मिल जाती। इस वजह से क्या होगा कि गांधी जब भी कोई नया आंदोलन स्टार्ट करेंगे तो जनता ज्यादा से ज्यादा जुड़ेगी कि इस बार तो आजादी लेके ही रहेंगे। पिछली बार मिल ही जाती है अगर गांधी जी आंदोलन बंद नहीं करते तो। क्योंकि देखो आंदोलन लंबे समय तक चलेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली जो है खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी अपन ने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा कि लोग बाग स्कूल कॉलेज बहिष्कार तो कर दिए, पर कब तक बहिष्कार करेंगे, धीरे धीरे करके जाने लग गए, धीरे धीरे करके खादी छोड़ के वापस जो अंग्रेजी कपड़े वो पहनने लग गए। तो वो चीजें हैं। इसलिए गांधी जी क्या करते थे, कोई भी आंदोलन को एकदम पीक पे लेके जाते और पीक पे ले जाके आंदोलन छोड़ देते, ताकि लोगों के मन में टीस रह जाए कि अगर थोड़ा सा और हो जाता तो फिर हम जो है अभी आजादी पा ही लेते। इस वजह से आप देखना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर भी यही हुआ कि हम एकदम पीक पे चल रहे थे और अचानक उसको बंद कर दिया। ऐसे हम सविनय अवज्ञा के अंदर भी पढ़ेंगे कि एकदम मूवमेंट गया पीक पर, गांधी जी ने वापस बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं गांधी जी को ऐसा लगता था कि अगली बार जब आंदोलन होगा तो उसमें लोग बाग और ज्यादा जो है वो जुड़ेंगे। ठीक है। तो इसके तहत जो है सारा काम हुआ। अब ये अपन ने इसके बारे में बात कर ली कि ट्राइबल कैसी हालत थी, शहर के अंदर कस्बों के अंदर कैसा था, प्लांटेशन के अंदर जो है कैसा था, जो मैंने आपको बताया इंडियन इमिग्रेशन एक्ट जो है, ये चीजें इसके अंदर काफी ज्यादा चल रही थी, ये मैंने आपको बता दिया था। टाउन के अंदर अपन ने गवर्नमेंट स्कूल लॉयर के बारे में अपन ने बात कर चुके हैं, और नेहरू जी के बाबा रामचंद्र जी के बारे में बात कर ली, अवध किसान सभा के बारे में भी अपन ने बात कर ली। ठीक है। एक ये टाइमलाइन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये काफी बार सीक्वेंस में मैंने देखा है पूछते हुए कि कौन सा इंसिडेंट कब हुआ था। तो ये मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 1915 से लेकर 1922 की टाइमलाइन है। सबसे पहले क्या हुआ था कि 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे। 16 के अंदर चंपारण है, ये चंपारण नहीं है, ये चंपारण सत्याग्रह है। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद में खेड़ा, उसके बाद में अहमदाबाद। 1919 के अंदर रॉलेट हुआ, 1919 के अंदर जो है जलियांवाला बाग ही उसके बाद में हुआ है। फिर खिलाफत मूवमेंट, फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, और फिर चोरा चोरी इंसिडेंट, चोरी चोरा चोरी चोरा इंसिडेंट जो है वो हुआ है 1922 के अंदर। देखो ये अगर आपको सीक्वेंस याद रहेगा ना, तो आपको आंसर लिखने के अंदर आसानी रहेगी, क्योंकि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और ये बड़े बड़े चीजें हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ पोल्स हैं, मतलब एमसीक्यूज है, आप इसको एमसीक्यूज की तरह समझे। आप, मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा, क्योंकि यहां तक आप चैप्टर पढ़ चुके हो, तो आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स के अंदर करते रहें। मैं अभी आपको इसके अंदर एमसीक्यू जितने भी हैं वो सारे सारे एक बार वापस करा देता हूँ। ठीक है, ताकि अपना रिवाइज भी हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 1917 में गांधी जी खेड़ा जिले में सत्याग्रह क्यों आयोजित किया गया था। ठीक है, गुजरात के खेड़ा जिले के अंदर। तो देखो, बगान श्रमिक के समर्थन करना, ये नहीं था, बगान यहाँ पे है ही नहीं। उच्च राजस्व की मांग का विरोध करना। मिल मजदूर के बारे में अपन ने बात करी, ये कहाँ पर है, तो ये अहमदाबाद के अंदर था ये। ठीक है। और किसानों के लिए जो है कर्जे की मांग। ठीक है, तो कर्जों की मांग तो नहीं थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उच्च राजस्व की मांग का विरोध करना, क्योंकि राजस्व जो है वो काफी बढ़ गया था, तो उसकी मांग का जो है वो विरोध करना था। उसके बाद में चंपारण सत्याग्रह जो है वो क्यों आयोजित किया गया, तो अपन ने बात करी ब्रिटिश कानूनों का विरोध करना, इसका वृक्षारोपण प्रणाली का विरोध करना, उच्च भूमि राजस्व का विरोध करना, मिल मजदूरों पर हो रहे अत्याचार का विरोध करना। तो इसका आंसर रहेगा सही, वृक्षारोपण प्रणाली का विरोध करना। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है नील की खेती आपको 3/20 भाग पे, आपके भूमि के 3/20 की भाग पे आपको जो है नील की खेती करना आवश्यक था। और इस आवश्यक होने के कारण जो है यहाँ पे ये जमीन बंजर होती जा रही थी, तो इस वजह से चंपारण के लोग बाग इसको चाहते नहीं थे, और इस वजह से जो है वृक्षारोपण प्रणाली का जो है विरोध करना था, जिसको अपन तीन कठिया पद्धति भी बोलते हैं। तीन कठिया पद्धति, ये वही पद्धति है उसी की। ठीक है। इसके बाद में नेताओं में किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, कौन थे खिलाफत आंदोलन, तो मैंने आपको बताया कि दो भाई अली ब्रदर्स जिनको अपन बोलते हैं, एक है शौकत अली और एक है मोहम्मद अली। ये दो भाई थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन के अंदर जो है इसको भारत में चालू करा था, खिलाफत आंदोलन को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
है ना, खलीफा के बारे में भी अपन ने बात करी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया, ये दिल्ली के एग्जाम जो स्टेट बोर्ड का एग्जाम है उसके अंदर पूछा हुआ सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। गांधी जी को एहसास हुआ कि लोगों की रुचि आंदोलन में कम हो रही है। गांधी जी को लगा कि आंदोलन में कई जगहों पर हिंसक होता जा रहा है। कुछ कांग्रेस नेता प्रांतीय परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहते थे और कुछ कांग्रेस नेता अधिक उग्र जन आंदोलन चाहते थे। तो देखिए मैंने आपको बताया कि गांधी जी का जो आइडियोलॉजी थी, गांधी जी का जो विचार था, वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को पार्टिसिपेट इसके अंदर कराया जाए और जितना भी आंदोलन हो वो अहिंसक आंदोलन हो। पर बहुत सारी जगहों पे हिंसक घटनाएं होना स्टार्ट हो गई, जैसे चोरा चोरी वाला इंसिडेंट है। उसके अलावा अगर आप बात करें देहात वाले के अंदर, तो हमने बात करी कि व्यापारियों के घर लूट लिए थे, ताल्लुकदारों के घर लूट लिए थे। तो कहीं ना कहीं जो है हिंसक होता जा रहा था और गांधी जी की जो है चाहते नहीं थे कि हिंसक आंदोलन हो, इसलिए गांधी जी ने चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद में इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कई जगहों पर हिंसक होता जा रहा है। उसके बाद में जो अभी अपन बगान के बारे में बात कर रहे थे, असम में बगान श्रमिक असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण वे क्या करा, तो जैसे ही इसके अंदर हुआ असम के अंदर बगान के अंदर, तो मैंने आपको बताया था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था, इस वजह से लोग बागों ने क्या करा, वहां से बगान छोड़ छोड़ के चले गए। उनको लगा कि अब तो हम आजाद हो ही गए, तो बगान छोड़कर जो है घर की ओर चल दिए थे। पर बाद में अंग्रेजों ने उनको पकड़ा, इनके साथ में मारा पिटाई करी और उसके बाद में जो है वापस इनको लेके आ गए थे। ठीक है, सत्याग्रह का अर्थ क्या है और इसमें से कौन सा एक विकल्प चुने। देखिए सत्याग्रह का अर्थ है लड़ते समय पीड़ा पहुंचाने के लिए शरीर बल का प्रयोग करना। सत्याग्रह दर्द नहीं देता, ये उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए अहिंसक तरीका है। सत्याग्रह का अर्थ है निष्क्रिय प्रतिरोध और ये कमजोर का हथियार है। सत्याग्रह जन आंदोलन का एक नस्लवादी तरीका है। तो देखिए सत्याग्रह के बारे में अपने बात करी, सत्य के लिए आग्रह, और इसके अंदर क्या है कि ये एकदम अहिंसक है, कि गांधी जी ने कहा कि अगर आपके एक गाल पे चाटा मारा जाए दूसरा मारो, दूसरा गाल आप आगे कर दो, कि ताकि सामने वाले को आपकी पीड़ा का एहसास हो सके, आपको हिंसा नहीं करनी। तो सत्याग्रह दर्द नहीं देता, ये उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए एक अहिंसक तरीका है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था, 13 अप्रैल 1919, अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं। 13 अप्रैल का तारीख थी, साल था 1919, जगह थी अमृतसर। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। ठीक है, और अमृतसर के अंदर जो है ये पूरा इंसिडेंट हुआ। उसके बाद में 1919 में किस शहर में जो है खिलाफत कमेटी का गठन करा गया। दो भाई शौकत अली और अमानत अली, इन दोनों ने जो है खलीफा के लिए जो है अपना जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी थी 1919 के अंदर, बंबई के अंदर। ठीक है, असहयोग आंदोलन इसके अंदर मिला खिलाफत आंदोलन, और ये अभी अपन ने पढ़ा था कि शुरू कब हुए दोनों, तो जनवरी 1921 के अंदर। देखिए अब आप इसके अंदर है ना एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इसके अंदर 1922 में तो खत्म ही हो गया था, दिसंबर 1929 हो ही नहीं सकता। 1919 के अंदर तो जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट है, तो एक ही ऑप्शन अपने पास बनता है, वो है 1921। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अवध किसान सभा की स्थापना किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार बना लीजिए, आपके भी एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और क्योंकि भारत से संबंधित है तो इसमें क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन है, अल्लूरी सीतारामन राजू, जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू शौकत अली और महात्मा गांधी। तो देखिए क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। अवध किसान सभा, जिसके देखते ही देखते एक महीने में 300 ब्रांचें बन गई थी, जो मैंने आपको बताई अवध के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, बाबा रामचंद्र का नाम भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन में प्रयुक्त प्रदर्शन एक रूप जिसमें लोग अवरोध उत्पन्न करते हैं, किसी दुकान फैक्ट्री कार्यालय के प्रवेश द्वार रोकना। ठीक है, असहयोग आंदोलन में प्रयुक्त प्रदर्शन का एक रूप जिसमें लोग अवरोध उत्पन्न करते हैं, किसी भी दुकान फैक्ट्री या कार्यालय का जो है प्रवेश द्वार बंद कर देना है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा कुछ। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज थे, और इसके आगे का जो चैप्टर है सविनय अवज्ञा, जिसको अपन लास्ट की क्लास होगी एक आपको अगली जल्दी कल देखने को मिल जाएगी, और उसके अंदर अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। एकदम डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको इस चैप्टर का प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई और डाउट्स है, आपको कुछ और क्वेश्चन पूछे, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, और आपको कुछ और डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपको सारे डाउट आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इस रिलेटेड जितने एमसीक्यूज और बन सकते हैं वो मैं आपको कल वाली क्लास के अंदर और करा दूंगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका काम है प्रैक्टिस करना, हमारा काम है पढ़ाना, हम आपको पढ़ा देंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। यहाँ पे सारी फैकल्टी जो है वो काफ़ी अच्छी है, वो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएगी। तो आपकी प्रिपरेशन आप स्ट्रॉन्ग करते रहिए,
और आप इस वीडियो को जो है शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में भी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी चैनल शेयर करिए। यहाँ पे आपकी सारी एग्जाम की तैयारी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। और मैं आपसे अभी अलविदा लेता हूँ, जल्दी ही मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।